कांपेंगे दंगाई, भरेंगे पाई पाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संभल में हुए बवाल में 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जियाउर रहमान बर्क और एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। एसपी ने बताया कि जियाउर रहमान बर्क ने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। कल सुबह 8:48 पर भीड़ इकट्ठा हुई और उन लोगों ने पथराव और बवाल काटा। 15 पुलिस वाले और 4 अधिकारी घायल हुए हैं। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं, क्या देसी? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर ही किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? एफआईआर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे। अभी हम केवल एफआईआर की है और उसके बाद। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है और मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। न्यायालय के निर्देश के बाद जहां एक और सर्वे की शुरुआत हुई, जिस सर्वे की शुरुआत के दौरान ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। उसी स्पॉट पर इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां कल जिस क्षेत्र में पथराव हुआ, देखिए मैं ठीक सामने अपने कैमरामैन से कहूंगा, पहले तो इस गली का दृश्य दिखा, और ये देखिए यहां बोर्ड लगा है शाही जामा मस्जिद संभल। यही वो जगह है जहां से एरो बना है। ठीक सामने देखिए मस्जिद का रास्ता जाता है और जहां सर्वे होने की टीम पहुंची थी, जहां से फिर पथराव हुआ दाएं बाएं तब जगह, उसके बाद से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स, जवान यहां मुस्तैद है। अगर आरएफ की बात की जाए, देखिए ये भी जवान यहां मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटीज पर हैं। इनका पूरी राउंड द क्लॉक कल से ड्यूटी चल रही, क्योंकि जिस प्रकार से शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और चारों तरफ से घेराबंदी करके माहौल को नॉर्मल करने का प्रयास किया, जिसका असर भी धीरे धीरे अब दिखने लगा। आप देख सकते हैं कि आरआरएफ कंपनी पूरी लगाई गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, बल्लियां लगा दी गई, इसके आगे से प्रवेश रोक दिया गया। और क्योंकि सुरक्षा एक सबसे बड़ा इशू है, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा गया, जिसके लिए जहां जवान मुस्तैद हैं। और अब पुलिस जहां एक और अपनी उन लोगों जिन्होंने यहां उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी तमाम टीम्स लगाई गई। मीडिया रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। और संभल में हुए पथराव के बाद पुलिस अलर्ट है। पुलिस फोर्स लगातार गश्त कर रही है। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हंगामे के बाद से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। यही वो गलियां हैं जहां कल पथराव हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे पेट्रोलिंग कर रही है, इन तंग गलियों से होते हुए गुजर रही है। और पूरे आप देख सकते हैं कुछ जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरी फ्लीट है। यही वो जगह है जहां सामने मस्जिद है और उसके बाद से एसडीएम, मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सीडीओ सब अलग अलग ग्रुप्स में यहां निकल रहे हैं। और देखा जा सकता है कि पुलिस एक एक गलियों से होते हुए गुजर रही है। वही रास्ते हैं जहां से कल पथराव हुआ, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, उपद्रवियों ने पथराव किया, उपद्रवियों ने फायरिंग वाली बात तक सामने आई है। गाड़ियों को आग के हवाले कराया गया और अब पुलिस इन्हीं तंग गलियों में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोगों के जहन में बात बताई जा सके कि सब कुछ सामान्य की तरफ हो चला है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। हापुड़ में रोके गए सांसद चंद्रशेखर आजाद संभल जाते वक्त पुलिस ने रोका है उनको। छिजारसी टोल पर चंद्रशेखर को रोका गया। पिलखुआ के छिजारसी टोल पर पुलिस ने उनको रोक दिया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर को टोल पर ही रोका गया है। हापुड़ में रोके गए हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। तो अचानक से क्या एक सर्वे तो पहले हो गया, फिर अचानक से क्या कानून को नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी होती जा रही है। आप नहीं लग रहे आप बाबरी का फैसला आप नहीं, आप तो यहीं 1 मिनट अनिता जी मिनट का फैसला आया कुछ हुआ तो पता तो नहीं लगा। ज्ञान व्यापी का सर्वे आप कुछ नहीं हुआ ना। वाराणसी में एक सर्वे की बात चली तो अचानक से तो आपको बता दें संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो लाठी से। और वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो दिनेश शर्मा ने कहा कि कुंदरकी की हार की खींच संभल में निकाली जा रही है। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना। आज के समय में राजनीति वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि किसी चीज को आप उकसाने के बजाय आपको शांतिपूर्वक वातावरण बने, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? और वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ केस दर्ज किए जाने को साजिश बताया। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम-एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की।
ये संभल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है और इस घटना की निंदा करने के लिए मैं समझता हूं कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है, निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं। ये सच बात यह है कि उपचुनाव जो हुए हैं प्रदेश में, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार तंत्र ने नंगा नाच किया। संभल हिंसा पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डेप्यूटी सीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं संभल में हुए बवाल पर एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया और प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहराया है। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। संभल बवाल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस दर्ज हुआ है और बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान ने कहा है कि दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। वहीं पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को अराजक तत्वों की हमदर्द बता दिया है। पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो। लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। अराजक तत्व मिलते हैं और जो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से आपने संभल में भी देखा और भी पूर्व में भी देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान राम गोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। और एक कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पे शांतिपूर्वक जब चल रहा है सर्वे, वो कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बाद वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को वो आग लगाने का काम भी करते हैं। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया और बिना मुस्लिम पक्ष की इजाजत के सर्वे की बात कही है। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को,
चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। और संभल हिंसा पर साक्षी महाराज का बड़ा बयान, हाथ में पत्थर होगा तो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस पत्थर लेकर नहीं गई थी, ये सुनियोजित साजिश थी। पत्थर से नहीं, संविधान से देश चलेगा। संभल की घटना को लेकर आज लोकसभा भी स्थगित हो गई, हंगामा काफी हुआ। वहीं अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने गोलियां चलाई। ये विपक्ष का आरोप निराधार है। अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष के इशारे पर, षड्यंत्र के आधार पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो कैसा लगेगा? वहां पत्थरबाजी हुई, पुलिस पत्थर लेकर के नहीं आई थी, पुलिस ये रोड़े लेकर के नहीं आई थी। पूरी संभल की सड़कें रोडों से पत्थरों से भरी पड़ी हैं। तो ये एक षड्यंत्र था, पूर्व से सुनियोजित था, उसी का परिणाम है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं और योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि फिर कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। और नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संभल की घटना में 4 लोगों की जान गई। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। अहमियत रखती, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के। अब ये बताइए, अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और संभल हिंसा पर सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार पर हमला बोला है। जो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना निर्देशों को गलत नहीं फंसा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सपा ने जो चुनाव में हार पाई है वो पचा नहीं पा रही, इसकी वजह से ये घटना हुई, इसके साजिश पीछे सपा। वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी उपचुनाव हुआ है वो पूरी तरह से पुलिस ने चुनाव लड़ा है, बेईमानी से चुनाव लड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल की घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आजकल एक फैशन स्टार्ट हो गया है कि उठकर मस्जिद मंदिर पर कोर्ट में अपील कर देते हैं, ये गलत है। राम मंदिर एक बड़ा मसला था, उससे दूसरे चीजों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। संभल में जिस तरह की घटना घटी है वाकई कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग मारे गए हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 लोग वहां मारे गए हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि जो घटना घटी है, नकवी साहब, जिस तरह की घटना घटी है, आपको इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए संसद का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला। मैं एक बात बताऊं, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरू जिल्ले इलाही होंगे, यानी इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका जो लाभ है वो सांप्रदायिक सियासी सुरमा उठाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समाज को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दंगे जो है वो सांप्रदायिक जश्न का कारण नहीं हो सकते, बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। लेकिन एक चलन चल गया है कि इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पर, इस तरह के सांप्रदायिक दंगों पर भी सियासत करने की या सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करो। नकवी साहब, लेकिन एक बात है कि घटना घटी, यूपी में घटी, वहाँ पे आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अब उन
जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, समाजवादी पार्टी है, उनको मौका जरूर आप लोगों ने दे दिया। देखो, मुझे लगता है कि दंगों पर सियासत जो है वो कतई जो है वो समाज के हित में नहीं है और न सियासत के हित में है। अगर आप जो है वो कहोगे तो फिर आपकी जो है वो कई दशकों में जो आप सरकार में रहे हो राज्यों में और केंद्र में, तो उसका जो है वो 5000 से ज़्यादा दंगों के इतिहास का लोग जो है वो खंगालने लगेंगे। आपको लोग खंगालने लगेंगे कि भागलपुर में क्या हुआ जो वर्षों चला और हज़ारों की संख्या में लोग मरे, फिर भिवंडी में क्या हुआ, फिर अलीगढ़ में क्या हुआ, फिर पूरे एक लंबी श्रृंखला है 5000 से ज़्यादा। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही पल में सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर से सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई, लेकिन फिर वैसा ही हंगामा हुआ और कार्यवाही को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार का सत्र बेहद अहम है। वक्फ संशोधन बिल समेत 16 विधेयक इस बार लिस्ट किए गए हैं। वहीं संभल हिंसा पर चर्चा के लिए भी ओवैसी की तरफ से स्थगन नोटिस दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष से सपा सांसदों ने मुलाकात कर संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। और शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की है। पीएम ने हुड़दंग करने वाले सांसदों पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा, हुड़दंगियों को जनता नकार रही है। हुड़दंगी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष ने मिले कई विपक्षी सांसद उनसे मुलाकात करते नजर आए हैं। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसद स्पीकर से भी मिले हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बनी है जेपीसी। और महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर से मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगे। इन पोस्टर्स में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में जीत का हीरो बताया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे पे पोस्टर लगाए गए।